हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज को पहले कर चुके हैं, जिस चीज पर आपको रिजल्ट उसका पता चल चुका है, तो भविष्य में भी आप वैसे ही कुछ काम जो है वो करें। आपको ये पता चल गया कि सर हमारा एग्जाम जो है वो कहाँ पर नहीं निकल रहा, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई है, तो हम अगली बार भी वे सब्जेक्ट को अगर निगलेक्ट करके चलेंगे, अगली बार भी उस सब्जेक्ट को अगर हम कम ध्यान देकर चलेंगे, तो फ्यूचर में भी तो रिजल्ट वही होगा ना जो पिछली बार हुआ। तो जरूरत रहती है कि आप पिछला जो भी रिजल्ट है, जरूरत है पिछला जो भी आपने काम किया है, जिस प्रकार से भी स्टडी की है, जहां पर भी कमी है, उन कमियों को ढूंढिए, उनको खत्म करिए, उनसे सीखिए और भविष्य में ऐसा काम करिए कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे और आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। कभी कभी ऐसी भी चीजें सुनने में आती है कि सर इंसान गलती जो है वो करता है, लेकिन जैसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को सीखने के लिए खुद ही गलती करें। आप दूसरों की गलतियों से भी चीजों को सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार हमारे ये साथ में व्यक्ति है, ये बड़ी मेहनत करता है लेकिन इसका एग्जाम इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि उसमें शायद ये कमी है, उन कमियों को आप अपने अंदर दूर कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से जब पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम जो है वो निकलेगा ही और जीवन में बाकी के जो काम है वो भी आपके सफल होंगे ही। तो बस आप अपनी कमियों को खत्म करते चलिए और आगे भविष्य में बेहतर काम करते चलिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई करते चलिए, आपका एग्जाम और सारी चीजें बेहतर बन जाएंगी। मैंने आपसे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो जीएसटी से रिलेटेड था और मैंने पूछा था कि व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन फुल फेस वैल्यू ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर क्या है या कितने परसेंट का है। तो यहाँ पर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला गया कि भाई जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, उस पर जो जीएसटी लागू होगा वो कितने परसेंट का लागू होगा, वो लागू होगा 28% पर। बात समझ में आ रही है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जीएसटी में जो भी परिवर्तन करना है, जीएसटी में कौन से स्लैब में क्या प्रोडक्ट रखे जाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट किस स्लैब में रखा जाएगा, ये सारे काम जो है वो कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करता है, जहां पर वोटिंग सिस्टम से काम होता है। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर जीएसटी काउंसिल जो होती है उसका हेड कौन होता है। ठीक है। और आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जीएसटी जो है वो कब इंप्लीमेंट की गई है। तो फटाफट, ये दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है और करंट अफेयर्स में भी कई टॉपिक में हमने इसको देखा हुआ है। तो आप मुझे ये फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, मैसेज करके बता दीजिएगा कि जीएसटी काउंसिल के हेड जो है वो कौन है वर्तमान में और जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन भारत में कब किया गया है। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो 28%। राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड अ डैम एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 6134 करोड़ विद द एम ऑफ प्रिवेंट फ्लड कॉज्ड बाय द यमुना। ठीक है। कौन सा राज्य है जो यमुना नदी पर डैम बनाने की बात कर रहा है। ठीक है। और उस डैम की जो लागत होगी, जो कॉस्ट होगी, वो भी आप देख लीजिए कि वो कितनी होगी। तो यहां पर बोल रहे हैं 6134 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर कितनी कॉस्ट है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर कौन सा स्टेट है जो ये करने वाला है, जो प्लान कर रहा है, तो वो है हरियाणा। राइट। तो याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य जो है वहां पर प्लान किया जा रहा है यमुना नदी पर क्या किया जाए, डैम बनाया जाए, ताकि जो हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों पर यमुना के कारण से बाढ़ आती है, जो फ्लड आती है, जिससे काफी नुकसान होता है जान मान की, उन समस्याओं से निजात पा सके। दूसरा, अगर आप बांध बना लेंगे तो बांध से फायदा क्या होगा, तो फायदा आपको ये हो जाएगा कि देखो ऐसा है कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो करने लगेंगे। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 250 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा जब ये डैम बनकर तैयार
तैयार हो जाएगा। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं तो इरिगेशन से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो क्या हो जाएंगी, वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में सिंचाई संबंधी जो भी चीजें हैं या सिंचाई की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब बात आती है सर कहां पर, हरियाणा में अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में कहां पर ये डैम जो है वो बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हथनी कुंड में। ठीक है, ये कहां बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है हथनी कुंड में, जगह है। ठीक है, कहां, हथनी कुंड। ठीक है, और ये हथनी कुंड है कहां, तो ये हथनी कुंड है यमुनानगर जिले में। बात समझ में आ रही, कहां पर है, यमुनानगर जिले में एक जगह है जिसको हम हथनी कुंड के नाम से जानते हैं। तो हरियाणा में हथनी कुंड में यमुना नदी पर डैम जो है वो बनकर तैयार होगा, उसका प्रपोजल दिया गया है। अब बात आती है कि सर ये जो डैम है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई आप याद रखेंगे ये होगा 14 किलोमीटर लंबा डैम। बात समझ में आ रही है, तो याद रखिए कौन सी सरकार कर रही है, 6134 करोड़ रुपए की लागत से डैम यमुना नदी पर बनाने का काम करेगी हथनी कुंड में, वो करेगी हरियाणा सरकार। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, यहां पर देखिए बोल रहा है कि जो अमेजन कंट्री हैं, 8 अमेजन कंट्री, यहाँ बोल रहा है कि 8 अमेजन कंट्रीज एग्रीड ऑन यूनिफाइड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। 8 अमेजन देशों में एकीकृत पर्यावरण नीतियों पर सहमत हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन कंट्री या 8 अमेजन कंट्री का सदस्य जो है वो नहीं है। तो यहां अगर मैं बोलूं तो ब्राजील जो है वो उसका सदस्य है, बोलीविया जो है वो भी उसका सदस्य है, और इक्वाडोर जो है वो भी इसका सदस्य है। इसलिए याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 8 अमेजन कंट्री का सदस्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। बात आती है कि सर कौन कौन से 8 देश हैं, तो 8 देश जो है वो बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुएला, ये अमेजन बेसिन के साथ में क्या करते हैं, सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं 8 अमेजन कंट्री। बात समझ में आ रही, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, 8 अमेजन कंट्री के नाम से। क्लियर है, तो अमेजन कंट्री कौन सी है, तो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। अब यहाँ पर तो ये पूछा है कि सर अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं, तो अगर आपको ये 8 पता है तो आप बता दोगे कि अर्जेंटीना जो है वो बाहर का है। बात समझ में आ रही है। अब 8 देश पता चल गए, और अगर मैं बात करूं कि सर ये जो बैठक हुई है, अमेजन कंट्री की बैठक हुई है यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर, ये बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये बैठक जो है वो हुई है कहाँ पर, ब्राजील में। बात समझ में आ रही है, ये बैठक कहां पर हुई है, ये बैठक हुई है ब्राजील में। अब इसको तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये तो आप हमेशा से, और इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप जानते हो कि भाई ये अमेजन का जंगल है। और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वाला जंगल जो है वो कौन सा माना जाता है, वो अमेजन के जंगल ही माने जाते हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं अमेजन फॉरेस्ट की, तो याद रखिएगा कि इसका एक टाइटल है, इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। राइट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अमेजन के जंगल हैं वही क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो लंग्स ऑफ अर्थ ये डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि लंग्स ऑफ अर्थ जो है वो किसको बोलेंगे, तो ये बोलेंगे अमेजन के वर्षा वनों को। बात समझ में आ रही है। अब बात करेंगे सर इसकी मीटिंग का जो एम था वो आखिर क्या था, तो याद रखिए कि वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ, सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और अमेजन वनों की रक्षा। तो यहाँ पर अगर मैं इसके एम की बात करता हूं तो एम क्या था इस बैठक का, तो इसका एम था वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं आपको। क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों के बारे में बात हुई, सतत विकास की ये बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। है ना, आदि को बढ़ावा। और दूसरे एम की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एम आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर जो अमेजन फॉरेस्ट है उसकी रक्षा। बात समझ में आ रही है।
मतलब इस तरीके से आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन डिफॉरेस्टिंग हो या इन्वायरमेंट को नुकसान हो वैसा डेवलपमेंट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 8 अमेजन देश हैं वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा कि ये जो 8 अमेजन देशों की अभी बैठक हुई है जो यूनिफाइड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड है, वो कहाँ पर हुई है, वो ब्राज़ील में हुई है। एम क्या बनाकर ये चल रहे थे वो इसको। और अमेजन वनों की जब आप बात करते हैं तो अमेजन वन को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, या पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, राइट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा। देखिए एथलेटिक्स की जब आप बात करते हैं ना तो इंडिया में अभी सबसे मतलब ज्यादा चर्चित नाम जो है वो इस व्यक्ति का है और इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 होने वाली है और वो कहाँ होने वाली है, तो याद रखिए कि वो होने वाली है बुडापेस्ट में। ठीक है, तो वो कहाँ होने वाली है, वो होने वाली है बुडापेस्ट में। दूसरा आपको ये पता है कि उसको लीड कौन करेगा, भारतीय दल का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा, तो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा जी। अब इसमें एक चीज आप और याद रखिए कि इसमें एक 20 साल की खिलाड़ी जो है वो शामिल है और 20 साल की सबसे छोटी खिलाड़ी का जो नाम है वो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें याद रखिए कि इस चैंपियनशिप में जो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है उसका नाम है, वो है 20 वर्षों का और उसका नाम है क्या, सैली सिंह। उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैली सिंह। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें जो हैं वो आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो याद रखना है फिलहाल कि नीरज चोपड़ा जो है वो क्या करेंगे, वो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज इसमें आप और देख सकते हैं कि ये जो चैंपियनशिप है ये कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये जो बुडापेस्ट में होने वाली है ये 19th नंबर का संस्करण है। ठीक है, 19th एडिशन ऑफ चैंपियनशिप है ये। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। कब से कब तक होगा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, 19 से 27 अगस्त तक ये होगा, 19वां संस्करण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु विल वर्चुअली लॉन्च लायन एंथम एंड अनवील द सिंह सूचना वेब ऐप ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, पहली चीज तो ये कि भारत में जो लायन है और एक भारत के लिए गर्व का भी विषय है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल लेवल पर जब हम अलग अलग देशों के बीच में बात करते हैं और जब हम बात करते हैं लायन से, तो वहां पर लायन के बारे में है तो वहां पर हमको ये समझ में आता है कि यार भारत जो है वो प्राकृतिक तौर पर शेरों का घर माना जाता है ना। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा शेर किस नेशनल पार्क में मिलते हैं, तो वो है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वही प्राकृतिक तौर पर क्या माना जाता है, शेरों का घर माना जाता है। तो जो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लायन डे के बारे में, तो इंटरनेशनल लायन डे का जो प्रोग्राम था उसमें अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब जो थे उन्होंने अपने अभिभाषण में ये चीजें बोली थी कि भाई हम लगातार शेरों के संरक्षण के लिए और शेरों के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है कि भारत जो है वो नेचुरल लायन होम के तौर पर जाना जाता है, नेचुरली लायन होम के तौर पर जाना जाता है। और ये किस जगह को मानते हैं, तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो है वो प्राकृतिक तौर पर लायन का या शेर का घर माना जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पूछ रहा है कि किसने लायन एंथम और एक ऐप लॉन्च किया है, सिंह सूचना ऐप किसने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा मैंने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने भाषण में वर्ल्ड लायन डे के उपलक्ष्य में इस प्रकार की चीजें बोली थी, मन की बात और बाकी जगहों पर ये चीजें हुई थी, लेकिन इनोग्रेशन उन्होंने नहीं किया ना। इनोग्रेशन किसने किया है, तो आपको पता होगा गुजरात के सीएम जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो इनोग्रेशन किया है वो किसने किया है, वो भूपेंद्र पटेल ने किया है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो लायन एंथम है और दूसरा सिंह सूचना वेब ऐप जो है वो है। तो यहाँ पर ये सिंह सूचना वेब ऐप के जरिए होगा क्या, ये इस ऐप के जरिए होगा क्या। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊं कि ये ऐप के जरिए होना क्या है या इसका उद्देश्य क्या बनाकर चला जा रहा है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर एक तरीके से जो शेर हैं तो शेरों की गतिविधियों पर इस ऐप के माध्यम से नजर रखी जा सकती है। शेरों की जो गतिविधि है
उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरा, लोगों का अगर मैं बात करूं तो इस ऐप के माध्यम से राज्य वन विभाग के साथ में सीधा संपर्क हो सकता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि यार जो मानव और पशु विवाद या पशु संघर्ष की स्थिति बनती है, इनके माध्यम से आप उस संघर्ष को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो लगातार शेरों के संरक्षण के उद्देश्य से ऐप के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है या दूसरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको संरक्षण जो है वो दिया जा सके। संरक्षण किस प्रकार से, संरक्षण देने की जरूरत क्यों है, इनके बारे में जो भी चीजें, सबके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अगर हम बात करें तो 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व शेर दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, वर्ल्ड लायन डे जो है वो कब मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा 10 अगस्त। तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएंगे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि सर जो शेरों का प्राकृतिक घर जाना जाता है, प्राकृतिक तरीके से शेरों का जो घर है वो क्या है, तो आप ये नाम जरूर याद रखिए, गिर नेशनल पार्क। राइट। तो ये याद रखिएगा कि जो गिर नेशनल पार्क है वही शेरों का प्राकृतिक घर माना जाता है, और वो कहाँ है, वो गुजरात में। क्लियर है। सबसे ज्यादा शेर भी कहाँ पाए जाते हैं, वो वहीं गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस त्रिकंड रीच इन दुबई फॉर द बायलेटरल एक्सरसाइज विद द यूएई नेवी। ठीक है। देखिए इंडियन नेवी और यूएई नेवी के बीच में अगर मैं बात करूं, इंडियन नेवी और यूएई नेवी के बीच में एक बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। ठीक है। और उसके लिए भारत की तरफ से आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंड जो है वो कहाँ पहुंच गए हैं, वो यूएई पहुंच गए हैं। और वो कब पहुंचे हैं, तो वो पहुंचे हैं इसके लिए 8 अगस्त को। ठीक है। और कहां पर पूछ रहा है कि किस पोर्ट पर, तो वहां पर याद रखिए कि पोर्ट रशीद जो है, ठीक है, कहां पर पहुंचे हैं, पोर्ट राशिद में पहुंचे हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके माध्यम से होगा क्या, जब भी देखिए हमने कई सारी बायलेटरल एक्सरसाइज के बारे में देखा है, तो आपको ये समझ में आता है कि सर जब दो देशों के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज होती हैं, वो चाहे किसी भी आर्मी के बीच में हो, नेवी के बीच में हो, लेकिन उनके माध्यम से दो देशों के बीच के जो संबंध होते हैं ना वो मजबूत होते हैं। सैन्य तरीके से उनके बीच में तालमेल जो है वो स्थापित होता है। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग प्रकार से दो देशों के बीच में होने वाले बायलेटरल एक्सरसाइज के कारण दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों का एक दूसरे के साथ में संबंध जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा, और दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। एक नाम और याद रखिएगा आप कि जब हम इंडियन नेवी और यूएई नेवी की बात करते हैं तब हम एक चीज और याद रखिए कि एक एक्सरसाइज और होने वाली है जिसको हम जायद तलवार बोल रहे हैं। ठीक है। तो जायद तलवार जो बायलेटरल एक्सरसाइज है वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड टू, याद रखिएगा कि वो किन दो देशों के बीच में होने वाली है, वो इंडियन नेवी और यूएई नेवी के बीच में ही होने वाली है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है जायद तलवार। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें आप याद रखिए। इसमें एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि सर ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, आईएनएस त्रिकंद है, आखिर इसके हेड जो है, इसके कैप्टन जो है वो कौन है, एक ये जरूर आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिए कि जब आईएनएस विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो उसके कैप्टन जो है वो कैप्टन अशोक राव हैं, और जब आईएनएस त्रिकंद की बात करते हैं तो उसके कैप्टन जो हैं वो प्रमोद जी थॉमस हैं। ठीक है। तो इसमें इतनी चीजें आपके लिए जरूरी है। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट राशिद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड द स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय वायुसेना ने, देखिए यहाँ अगर हम बात करें एंटी टैंक जो नॉन लाइट साइट दिया गया है, किसके द्वारा भारत को रिसीव किया गया है, कहाँ से लिया गया है वो मिसाइल, तो वो लिया गया है इजराइल से। बात समझ में आ रही है। तो इजराइल के द्वारा अगर हम बात करें तो हमने क्या मिसाइल जो है वो प्राप्त की हैं, इजराइल के द्वारा प्राप्त की हैं, और ये कैसी मिसाइल हैं, तो ये हैं स्पाइक नॉन लाइन
ऑफ साइट। देखिए इसकी खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना है आपको कि इसकी खासियत ये है कि जब ये जमीन की बात करेगा, है ना, तब ये क्या हो सकता है, 32 किलोमीटर तक का जो टारगेट होगा उसको ये निपटा देगा। बात समझ में आ रही है? कहां तक, जब ये जमीन से, मतलब जब इस तरीके से हम बात करेंगे तो कहां तक होगा, 32 किलोमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, हेलीकॉप्टर के साथ में, बात समझ में आ रही है, कहां तक, हेलीकॉप्टर के साथ में, तब बोल रहा है कि भाई हम 50 किलोमीटर तक का जो टारगेट होगा ना, उनको बता देंगे कि हम यहां पर हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ याद रखना है कि ये जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट है वो इजराइल से लिया गया है। जमीन की बात करेंगे तो 32 किलोमीटर तक का टारगेट जो भेज सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो 50 किलोमीटर तक का टारगेट जो है वो भेजा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? इजराइल की बात कर रहे हैं तो इसलिए इजराइल के पीएम पता होना चाहिए, काफी फेमस है, भारत के साथ में संबंध काफी मजबूत है। नाम आपको पता होगा, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। राइट। और अगर मैं इसके कैपिटल की बात करता हूं तो वो भी आपको पता ही है, यरूशलेम। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको इजराइल के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो फिलहाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर कहाँ से हमने NLOS जो है वो रिसीव किया है, कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, तो वो इजराइल से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज कमनमोरेटेड इन मेमोरी ऑफ, किस दिन ये मनाया जाता है? 10 अगस्त को अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है, और किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को रोडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो रोडोल्फ डीजल जो है वही इंसान है जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार जो है वो किया था। और डीजल इंजन के आविष्कार के कारण ही अगर हम बात करें तो ये दिन जो है वो उन्हीं की याद में 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिवस में, बायोफ्यूल डे के तौर पर जो है वो मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एज पर एलिफेंट सेंसस 2023 द नंबर ऑफ एलिफेंट इन कर्नाटका हैव रीच्ड, सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो कहां पर सेंसस, मतलब अगर हम बात करें सेंसस 2023 की, तो सबसे ज्यादा हाथी जो है, सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो किस राज्य में देखने को मिले हैं? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, और उनका नंबर जो है वो कितना है, वो है 6395। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाथी जो है वो वर्तमान में कहाँ पर, तो कर्नाटक में, इसलिए हम वहां पर हाथियों का राज्य भी कर्नाटक को ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो राजीव गौबा हु हैज बीन द न्यू होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया, राजीव गौबा जो चर्चा में रहे हैं, भारत में किस स्थान पर हैं? तो याद रखिएगा कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गौबा किससे संबंधित है तो याद रखिए कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये पता हो कि सर इससे पहले कौन थे, तो BD पांडे थे 1972 से 1977 तक। और उसका राजीव गौबा जो है वो 30 अगस्त तक 2024 तक अपना पद पर बने रहेंगे। 30 अगस्त इनका लास्ट था, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, जिसके बाद में वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 साल बढ़ने के बाद 2024 तक ही अपना कार्यभार देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर वाटर न्यूट्रलिटी, किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा जो है वो स्थापित की है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलिए कि भाई इंडस्ट्री के कारण अगर हम बात करें तो लगातार वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि किसकी, वाटर न्यूट्रलिटी की, तो आप याद रखिए कि उद्योगों में किसने बताया है? नीति आयोग ने।
बात समझ में आ रही है? तो वाटर न्यूट्रलिटी से संबंधित जो चीज़ें बताई गई हैं वो किसके द्वारा बताई गई हैं? तो वो नीति आयोग के द्वारा। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ें दी जा रही हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो ये काम क्या करता है, तो याद रखिए टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड इफिशियंट यूज। दो चीज़ें याद रखिए, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, तो टू प्रमोट, पहला वाटर कंजर्वेशन और दूसरा है इफिशिएंट यूज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि जल तटस्थता के लिए मानक परिभाषा कौन स्थापित किया है, तो वो किया है नीति आयोग। और किस लिए, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए। जो क्वेश्चन ऑफ द डे है तो वो ये पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूट रिलीज द राइस प्राइस इंडेक्स, जो है वो कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ढूंढिए, इसको पढ़िए और कमेंट करके बताइए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।